ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हमने एग्जांपल्स करके ही देखी थी कि अगर हम सिस्टम के ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करते हैं तो वो किस तरह से जो है वो बिहेव करता है, हम उसकी एनालिसिस किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिस्टम के अंदर डिले हो रहा है या उसके अंदर एडिशन हो रही है, या फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर जो है वो फोल्डिंग होने के बाद जो अगर कोई काम हम कर रहे हैं या कोई फीडबैक उसके अंदर ऐड हो गया है, या फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंट इनपुट है और एक पास्ट इनपुट है, तो वो किस तरह से जो है वो एडअप हो रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है। या फ्यूचर अगर कोई आ गया है उसके अंदर इनपुट, तो वो किस तरह से जो है वो काम करेगा। तो इस तरह की हमने चीजें देखी थी लास्ट क्लास में और उसके ब्लॉक डायग्राम्स भी बना के देखे थे। तो आज की क्लास हमारी ये है कि फर्दर हम ये देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के सिस्टम होते हैं, टाइप्स एक्चुअली उसकी कौन सी होती हैं और उसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये कुछ टाइप्स हैं सिस्टम्स की। ये आपने कहीं ना कहीं नाम शायद मुझे सुने भी हो कुछ सिस्टम्स के। जैसे स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम है, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स हैं। फिर हमारे पास टाइम वेरिएंट है और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम होता है। उसके बाद टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर को मिला के एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर टाइम वेरिएंट एंड लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और एंड में हमारे पास होता है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। ये कुछ हमने टर्म्स शायद पढ़ी हो पीछे हमने कुछ इनमें से, अब उनके नाम पे सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो अब वो सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं और हम उनको किस तरह से देखते हैं, हम उसकी बात करेंगे इसके अंदर। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। जैसे हम ये पीछे लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारा सिस्टम क्या है, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक लफ्ज समझने से या डायनामिक लफ्ज बोलने से आपको क्या समझ आता है, कि आपको क्या लगता है कि क्या स्टैटिक हो सकता है या डायनामिक हो सकता है? हेलो, आवाज आ रही है भैया आप लोगों को? जी मैम आ रही है। तो ये बाकी तो सब भागे, सिर्फ आप तो ही रह गए। जी अब्दुल राशिद और इबाद सिर्फ आप ही रह गए। ये अटेंडेंस का बोल के आप लोगों ने गलती कर दी मेरे ख्याल में, या मैंने भी उसको अटेंडीज है सारे, बाकी आप देखें नीचे अटेंडीज आ रहे हैं सारे। ओके, मुझे लगा कि ये सब लोग चले गए। अभी मैं नहीं है, अवाम है यहाँ पे। तकरीबन कोई 15 स्टूडेंट्स हमारे अलावा मौजूद है, हम दोनों के अलावा, यानी टोटल 17 स्ट्रेंथ है अभी। ओके, तो अभी मैंने कहा कि हमारे पास सिस्टम स्टैटिक एंड डायनामिक होता है। तो स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम जो है वो कौन से सिस्टम होते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं? इस लेफ्ट से कुछ समझ आ रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है इसका? अरे कुछ बोला करें भाई, आप लोग बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। ओके, स्टैटिक का मतलब है जो जी बोले, जो एक वे में चल रहा होगा, डायनेमिक जो वेरी कर रहा होगा। अच्छा, और दूसरा? बहरहाल ये नहीं था जो आपने बताया है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक और मेमोरी लेस। ऐसा सिस्टम जिसकी मेमोरी नहीं होगी, ठीक है। इफ इट्स आउटपुट एट एनी टाइम इंस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द इनपुट सैंपल एट द सेम टाइम, मतलब जिस टाइम के ऊपर इनपुट आ रहा है उसी टाइम के ऊपर जो है वो आपके पास उसी सैंपल के आपके पास आउटपुट आ रहा है, बट नॉट ऑन द पास्ट और फ्यूचर सैंपल्स ऑफ द इनपुट। इसका मतलब कि जो आपका इनपुट है वो ना तो इस वक्त पास्ट वैल्यूज आगे पास कर रहा है, ना ही फ्यूचर वैल्यूज पास कर रहा है। दूसरे लफ्जों में
आपका जो सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स ना तो पास्ट डिपेंड करता है, ना ही फ्यूचर पे डिपेंड करता है, ओनली प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। इन दिस केस द सिस्टम इज सेड टू बी अ, ये क्या होगा, ये ऊपर वाला जो स्टेटिक है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इन अदर केस द सिस्टम इज सेड टू बी अ डायनामिक और हैव अ मेमोरी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ जो मैंने बोला है। मैंने ये कहा कि आपका स्टेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी मेमोरी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक या मेमोरी वाला सिस्टम, ठीक है। हम पीछे कुछ एग्जांपल्स करके आए हैं इसकी, जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम्स भी बनाए थे, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ दोबारा। कि ऐसा सिस्टम जो सिर्फ क्या कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, कि आपका इनपुट आया डायरेक्टली आपका जो है वो आउटपुट पे चला गया है, तो दैट इज स्टेटिक। नीचे एक डेफिनेशन और देखते हैं, फिर मैं आगे चलती हूँ ताकि उसमें आपको मैं दिखा सकूं कि स्टेटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। इफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम at any time and completely determined by the input samples in interval of n minus 1 to n, means n greater than equal to 0, the system is said to be have a memory of duration n। अगर कोई सिस्टम है जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है और वो जो पर्टिकुलर इंटरवल है वो n है, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम की मेमोरी एग्जिस्ट करती है, और वो कितनी ड्यूरेशन की मेमोरी है उसकी, n टाइम तक की है। तो ये तीन टाइप है नीचे। अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसका जो है if n is equals to 0, the system is static or memoryless। मतलब n है ही सिंपल, आपका जो भी प्रेजेंट है वही आगे जा रहा है, तो ऐसे को सिस्टम को क्या कहेंगे, स्टेटिक या मेमोरी लेस। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो लिमिट दी हुई है किसी फाइनाइट टाइम तक, ठीक है, फाइनाइट उसका इंटरवल है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 0 लेस देन n लेस देन इंफिनिटी, द सिस्टम इज सेड टू हैव अ फाइनाइट मेमोरी। इसका मतलब कि सिस्टम की फाइनाइट मेमोरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसको n इंफिनिटी है, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं कि ये इसकी मेमोरी जो होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट टाइम तक इसकी मेमोरी होगी, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक की। ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक सिस्टम की एग्जांपल है जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरीलेस, वेयर इज डायनामिक सिस्टम इज मेमोरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखा आपके पास क्या है, ये एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के अंदर आपके पास जो है वो क्या है, रेड कलर में आपके पास सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें आपके पास सिस्टम है। इसको मैं जो है डिस्क्रीट बना देती हूँ, क्योंकि मैंने एग्जांपल जो है वो डिस्क्रीट भी रखी है, वैसे कंटिन्यूस में भी आप कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आप या तो ये कर लें कि आपका सिस्टम ऐसा है जो डिस्क्रीट के अंदर ऐसा है, और कंटिन्यूस के अंदर आपके पास जो है वो इस तरह का है, ई को डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के ऊपर क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो प्रेजेंट टाइम वैल्यू जो है वो इसको क्या है, t इक्वल टू 0 है। तो सिस्टम के अंदर अगर हम वैल्यूज प्लेस करते हैं t इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 0, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, n0 इज इक्वल टू 2x0, ठीक है। ये मैं कॉपी करके ऊपर ले जाती हूँ ताकि आपको ये आसानी से मैं इस चीज की बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम 0 है, जो यहाँ दिया हुआ है, मैं इसको ग्रीन कलर कर देती हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस याद रहे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ये आपके पास टाइम t0 दिया हुआ है, जब हम इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर टाइम 0 प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 इनपुट 0 टाइम पे जा रहा है। फिर टाइम अगर हम 1 प्लेस करते हैं तो 1 टाइम पे आउटपुट भी 1 टाइम पे ही आ रहा है। फिर x अगर 2 प्लेस करते हैं तो आपके पास सिस्टम जो है वो उसी तरह से वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को अगर हम नीचे ले जाते हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ये आपको समझ आ रहा है। अगर y आपके पास 1 है तो आपके पास x उस वक्त आपको 1 पे ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर आपके पास x2 है तो आपके पास जो y है वो भी आपके पास किस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, 2 पे ही
दे रहा है। इस चीज को खत्म करते हुए यहाँ पे ये साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो समझ आ रहा है ये? मुझे कोई आंसर करेगा कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मिस आ रहा है जी ओके। इसके अंदर ये मैंने एग्जांपल नीचे बनाई थी, इस एग्जांपल को मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल ऐसा सिस्टम जो क्या है x ऑफ n है और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्टली आपको आउटपुट दे रहा है y n इज इक्वल टू a x ऑफ n। अब a की जगह पे मैंने यहाँ 2 रखा हुआ है, ठीक है 2। अब अगर x 0 है तो आउटपुट भी y 0 आएगा, x 1 है तो आउटपुट भी y 1 आएगा, x 2 है तो आउटपुट भी y 2 आएगा, ठीक है। तो जो टाइम आपके पास इनपुट पे है वही टाइम आपके पास आउटपुट है, बीच में कोई मेमोरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट के अंदर हम डायनामिक सिस्टम की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास y ऑफ t इज इक्वल टू 2xt प्लस 3xt है तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या है e 0 है, सिस्टम आउटपुट क्या हो जाएगा y 0, मतलब ये देखें y 0 के ऊपर आपके पास सिस्टम x 0 का भी आंसर दे रहा है और x -3 का आंसर भी दे रहा है सम करके। तो x -3 का क्या मतलब है? -3 तो मतलब हो गया कि आपके पास डिले वाली वैल्यू है, 3 यूनिट आगे की वैल्यू जो फ्यूचर सॉरी पास्ट में जा चुकी है वो वाली वैल्यू आपको 0 टाइम के ऊपर ऐड करके दे रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर मेमोरी होगी तभी ये सिस्टम जो है वो अपने पास स्टोर किए हुए है और आपको अब क्या कर रहा है, अब आपको जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसकी मेमोरी एग्जिस्ट करती है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसको हम डायनामिक कहते हैं, ठीक है। नीचे इसकी एग्जांपल मैंने बनाई है यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे, तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। इस तरह का सिस्टम आप ऑलरेडी करके आए हैं पीछे एग्जांपल्स के अंदर। तो मैंने इस सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम बनाई है यहाँ पे। XM यहाँ पे आ गया और XM ब्लू कलर में लाइन आपकी जा रही है समर के अंदर और उसके मैग्नीट्यूड कितना है 2 मल्टीप्लायर, इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लायर ऐड कर दिया। फिर आपके पास इसी प्रेजेंट इनपुट में से एक जो है पास वाली वैल्यू निकल रही है जिसको हमने क्या किया डिले के साथ दिखाया यहाँ पे z की पावर -3 और जब ये बाहर निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xn -3 ही होगा ये। और इसके बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई कितने हो रहे हैं 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट आपके पास आ जाएगा y ऑफ n। तो अब ये देखिए ये डिले क्या दिखा रहा है आपको कि इसके अंदर ये 3 यूनिट पीछे वाली वैल्यू प्रेजेंट टाइम के साथ ऐड करके आगे पास ऑन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मेमोरी है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक सिस्टम। सिंपल, जिस सिस्टम के अंदर मेमोरी होगी वो डायनामिक हो जाएगा, ये मेमोरी वाला हो जाएगा, और जिसके अंदर जो है वो मेमोरी नहीं होगी वो स्टैटिक कहलाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आप ये देखें, ये स्टैटिक या मेमोरी लेस सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। आप देखें x के साथ जो आर्गुमेंट है n, उसके साथ कोई चीज ऐड नहीं हो रही या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 3 हो गई है लेकिन खुद जो टाइम है वो प्रेजेंट ही है। ऐसे सिस्टम जो येलो कलर में यहाँ मार्क किया हुआ है, ऐसे सिस्टम अगर कोई भी सिस्टम आपके पास आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये स्टैटिक है या आपके पास क्या है मेमोरी लेस। अच्छा, ये नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, डायनामिक सिस्टम है जो फाइनाइट मेमोरी के साथ शो किया है यहाँ पे। अब फाइनाइट मेमोरी इसको क्यों बोला जा रहा है कि आपके पास समर यहाँ लगा हुआ है, सम कर रहा है, सम का एक्सप्रेशन लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो सम का एक्सप्रेशन है ये क्या है कि 0 से n तक जा रहा है। n कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? फाइनाइट मेमोरी है। लास्ट वाला सिस्टम आपके पास अगेन डायनामिक सिस्टम है लेकिन अब ये इनफाइनाइट है। इसमें k की लिमिट देखें 0 से इंफिनिटी तक जा रही है। तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो इनफाइनाइट मेमोरी के साथ जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या है? एग्जांपल्स हैं। अगर इस तरह के सिस्टम आपके पास आ जाएंगे तो आपको आसानी है, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डायनामिक कौन सा होगा और आपके पास स्टैटिक कौन सा होगा। कोई यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं आगे चलती हूँ। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल थी वो क्या थी, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम की एग्जांपल थी। अ सिस्टम इज सेड टू बी अ कॉजल इफ इट्स आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट। मैंने ये कलर भी मार्क किया हुआ यहाँ पे, जो ब्लू कलर में मार्क किया हुआ है, इसका मतलब कि आपके पास कॉजल सिस्टम की बात करेगा, ठीक है, जो पहला वाला सिस्टम है कॉजल। A system is said to be a causal if outputs depends upon present and past value। ऐसा सिस्टम जो प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करे, ऐसे सिस्टम को हम कॉजल कहेंगे। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर उसके अंदर कहीं पे एग्जिस्ट ना करता हो, और अगर फ्यूचर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। फॉर नॉन कॉजल सिस्टम्स द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इनपुट्स आल्सो। मतलब उसके अंदर अगर प्रेजेंट है, हम यहाँ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं ताकि वो आसानी हो जाएगी। पीछे आगे भी मैंने बनाए हुए हैं लेकिन फिर भी यहाँ मैं बना देती हूँ। ये ऐसा सिस्टम है जो आपको क्या कर रहा है, ये बता रहा है इस तरह से। लेकिन जो आपके पास नॉन कॉजल होगा, इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, और आपके पास पास्ट एंड फ्यूचर हो सकता है, और दूसरा आपके पास है क्या है, तीनों भी हो सकते हैं। ऐसे सारे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉजल सिस्टम, ठीक है। तो ये नीचे मैंने ऐड कर दिए हैं कि अगर फ्यूचर आ गया किसी में भी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास ये सिस्टम जो है वो नॉन कॉजल सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। और अगर वो जो है आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट पे डिपेंड कर रहा है तो वो नॉन कॉजल हो जाएगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं इसके। ये एग्जाम्पल हम पीछे ही करके आए थे, तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो है अगेन हमें ये डिस्क्रीट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ n, और टाइम एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसके अंदर 1 है, n मेरे पास 1 है। तो जब हमने इसके अंदर n1 प्लेस किया तो आप यहाँ देखें कि n1 प्लेस करने से यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो क्या है, y1 टाइम की बात कर रहा है, x आपके पास 2x1 की बात कर रहा है, प्लस 3x - 2 की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 1 भी प्लेस कर रही हूँ, स्टिल सिस्टम आपके पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है। Here the system output only depends upon the present and past, hence the system is causal। तो सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, causal हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये मैंने आपकी आसानी के लिए वही चीज की है जो पीछे मैंने बताया आपको कि फॉर एग्जांपल ये एक्सेस है आपके, ठीक है। ये एक्सेस जो रेड कलर में है, ये वाला, ये प्रेजेंट 0 टाइम के ऊपर है, तो ये प्रेजेंट हो गया। और ये जो इधर डिले की तरफ जा रहा है आपके पास, ये आपके पास रेड कलर में अगेन, तो ये पास्ट हो गया। तो अगर रेड कलर वाला है आपके पास एक्सेस, तो इसका मतलब डिले है, और ये क्या है, कॉजल है। ये साइड में मैंने ब्लू कलर ग्रीन कलर में कॉजल भी लिखा है। कॉजल क्या बता रहा है, प्रेजेंट प्लस पास्ट वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास ये येलो कलर में जो है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर वाला एडवांसमेंट की तरफ होता है एक्चुअली में, और ये क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल इज इक्वल्स टू फ्यूचर। मतलब फ्यूचर इसके अंदर क्या है, अगर ऐड हो गया है तो इसका मतलब वो नॉन कॉजल हो जाएगा। अब ये जो फ्यूचर है वो किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, वो प्रेजेंट के साथ भी हो सकता है, वो पास्ट के साथ भी हो सकता है, और प्रेजेंट एंड पास्ट के साथ भी हो सकता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन कॉजल ही कहेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये आपके पास क्या है, अगेन अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर एक सिस्टम दिया हुआ है जो क्या बता रहा है, 2xt। मैं इसको जो है वो t ही कर देती हूँ ताकि हम कंटिन्यूस टाइम की बात साथ साथ करते रहें। ये आपके पास क्या है, yt इज इक्वल्स टू 2xt प्लस 3xt माइनस 3 प्लस 6xt प्लस 3। अब प्लस आ गया यहाँ पे। इस प्लस के क्या मतलब है कि एडवांसमेंट हो गया। एडवांसमेंट का मतलब क्या है, फ्यूचर। और फ्यूचर जो है वो अब आपके पास कहाँ पे ऐड हो गया है,
मैं एक आसानी और कर देती हूँ आपके लिए कि हम इसको जो है वो इस तरह से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर यही सिस्टम आपके पास है तो मैं इसको ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ ताकि जो क्लास में नहीं है आज तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर वो उसको दोबारा देखेंगे तो मेरे ख्याल में उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में कि ये जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरोज जो है ये भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपके पास क्या है। ये एक्स टी का मतलब प्रेजेंट है, टी माइनस टी का मतलब पास्ट है, और टी प्लस टी का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम जो है आपके पास क्या आ गया। अगर मैं इसमें अंदर टी टाइम 1 डालती हूँ तो अब आप देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर जब हमने टाइम t1 डाला तो y1 इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x माइनस 2 प्लस 6x4। द सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन अपॉन फ्यूचर। फ्यूचर आ गया यहाँ पे, प्लस का मतलब क्या था हमारे पास एडवांसमेंट की तरफ चला गया। हेंस द सिस्टम इज नॉन कॉजल। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे एक फंक्शन डिस्क्राइब किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनाइट वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यूज अगर हों और वो सिस्टम के ऊपर रखी हुई हों तो सिस्टम क्या हो जाएगा। वाई एन इज इक्वल्स टू एफ का मतलब फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कोई बताएगा। कहाँ तक जा रहे हैं मैम जी? डायनामिक विद इनफिनाइट मेमोरी। डायनामिक तो है लेकिन इस वक्त टॉपिक हमारे पास कॉजल है नॉन कॉजल है जी। मिस कॉजल है। जी, सिस्टम कॉजल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों एग्जांपल्स दी हुई है, एक नॉन कॉजल के ऊपर और नीचे आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज के साथ दी हुई है जो कॉजल सिस्टम कहलाएगा आपके पास। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके पास सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम सिमिलर वैल्यू नहीं होंगे वर्ड्स आगे पीछे करके आपको समझाया है अगेन। A system is said to be causal if the output of the system at any time n के ऊपर जो y है डिपेंड्स, y का मतलब आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट जो इस तरह से आपके पास आ सकती है। फॉर एग्जांपल xn माइनस वन, xn माइनस टू डैश 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 का मतलब इनफाइनाइट टाइम तक। The mathematical terms of the output of the causal system satisfies as the equation of the form। ये नीचे दी हुई इक्वेशन ये हम पीछे भी करके आ सकते हैं जी। ये चीज आप अपने म्यूट करेंगे या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। Where f dash is जी वो माइक गलती से ऑन है। ओके, सो where f dash is some arbitrary function जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है। if the system does not satisfy this condition इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर फ्यूचर आ गया तो सिस्टम सेट टू बी अ नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे आपके पास। ऐसे सिस्टम कोई भी सिस्टम होंगे जो सिर्फ देखें यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेजेंट एंड पास्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसे सारे सिस्टम कॉजल कहलाएंगे। ये सम के साथ लगा हुआ है, ये सम आपके पास 0 से n तक है। n आपके पास दो भी हो, कैपिटल एन आपके पास दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन स्टिल वो फाइनाइट ही कहलाएगा। ठीक है, नॉन कॉजल के अंदर आपके पास क्या है, नॉन कॉजल के अंदर आपके पास जो है वो फ्यूचर वैल्यू आ गई है। यहाँ देखिए ये प्लस आ गया, फ्यूचर वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो -10 से स्टार्ट होगी। ये एग्जांपल दी है कि -10 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई ऐसा ही होगा जो -10 और 10 के बीच में होगा तो वही होगा नॉन कॉजल। इसका मतलब ये है कि x ये जो सम दिया हुआ है यहाँ पे ये k इक्वल्स टू माइनस कैपिटल N से कैपिटल
n तक जा रहा है, ठीक है। अब n के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू अगर आ जाएगी तो सिस्टम जो है नॉन कॉजल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर कोई एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। अच्छा, ये कोई बताएगा कि इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम हम किसको कहते हैं? मिस अगर एक सिग्नल का इनपुट दूसरे के एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर इस्तेमाल हो रहा हो उसे कहते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन से देख लेते हैं कि आगे पास यहाँ दिया हुआ है, a system is said to be invertible if the input of the system appears at the output। इसको जरा देखें, दोबारा पढ़ती हूँ। A system is said to be invertible, ऐसा सिस्टम इन्वर्टिबल होगा if the input of the system appears at the output, मतलब जो इनपुट आपके पास है एज इट इज वही आउटपुट के ऊपर आपको मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आपने स्क्वायर वेव दी है इनपुट के ऊपर, तो आउटपुट के ऊपर वही इनपुट वाली वेव आ रही हो, स्क्वायर वेव, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने इस सिस्टम के ऊपर दिया है एक साइन वेव, अब फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल पे बात करते हैं, तो मोबाइल पे बात करते हैं तो मैं मेरी जो वॉइस है वही आगे जो है वो सुनने में आ रही है ना, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बैठे बात कर रहे हैं लैपटॉप पे, हमने MS Teams ज्वाइन किया हुआ है, तो अब मैं जो बोल रही हूँ वो आपको मेरी वॉइस ही समझ जो है वो आपको आउटपुट, मतलब मैं जो हूँ सोर्स हूँ, इनपुट हूँ, और आप लोग जो है वो आउटपुट के ऊपर बैठे हुए हैं, डेस्टिनेशन पे बैठे हुए हैं। तो जो मेरी आवाज है वही आपको, जो मैं बोल रही हूँ वही आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड कहीं पे हो सकता है नेट की वजह से कहीं पे ये स्लो हो रहा हो, कहीं पे मेरी आवाज बिल्कुल वैसी ही आ रही हो जिस टोन में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जिस पिच पे मैं बात कर रही हूँ। तो ये आपके पास क्या है, जो इनपुट है वही आउटपुट के ऊपर मिल रहा है। अब आपको कोई मशीन लैंग्वेज नहीं डिलीवर हो रही, ठीक है, आपको कोई मशीन का कोड डिलीवर नहीं हो रहा जिसको डिकोड करके आपको समझना पड़े कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये सिस्टम खुद कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है, जो आपके पास एज इट इज जो इनपुट है वो आपको डिलीवर कर रहे हैं, सही है। इसी तरह से अगर कोई सिस्टम ऐसा नहीं कर पा रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिबल। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं रेड कलर में सिस्टम की। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम होता है YT = XT, तो ये तो पता है हमें इनपुट होता है। अच्छा, H1 और H2 जो है ये इम्पल्स रिस्पॉन्स होते हैं सिस्टम के। अभी हमने नहीं पढ़ा है इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, तो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। याद रखिएगा कि हमने एक लफ्ज आया था जो हमें देखना है क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या है, नीचे बताया हुआ है कि X जो है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ और फिर दूसरे इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है। सिंस यहाँ पे ये देखिए क्या बताया। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये यहाँ नीचे देखिए दो डब्बे लगे हुए हैं, आप ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। जो पहला डब्बा है इसका H1 है, जो दूसरा बॉक्स है इसका H2 है, ठीक है। तो हमने जब इनपुट दिया XT तो आउटपुट आया H, इसके सिस्टम से इम्पल्स रिस्पॉन्स निकल के आउटपुट आया Y, और फिर यही आपके पास दूसरे के अंदर गया, डब्बे के अंदर जो भी आप किसी ने बोला था, और उसका था इम्पल्स रिस्पॉन्स H2। अब इसका भी एक आउटपुट आया YT, लेकिन YT ऐसा आया जो X ही था ऑलरेडी, वही चीज आपके पास आ गई। जैसे हम कहते हैं ना, हमने मॉड्यूलेशन की और फिर डीमॉड्यूलेशन कर दी, हमने इनकोड किया फिर हमने डिकोड कर दिया, तो ये उसी की कहानी है यहाँ पे, उसी सिस्टम को हम इन्वर्टिबल कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या बता रहा है कि YT एक्चुअल में हो क्या रहा है, X, मतलब आपका जो H1T आया था वो आगे जाके क्या हो गया, हमने डिवाइड कर दिया 1 के साथ, तो हमारे पास H2 आ गया और वो चीज हमें रिटर्न हो गई, ठीक है। अगर ये नहीं करता सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल आपका YT XT के इक्वल नहीं है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम हो जाएगा। मतलब हमने कोई चीज इनकोड की है लेकिन सिस्टम का आगे जो ट्रांसमीटर है, सॉरी रिसीवर साइड है, वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहा, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जो भी मैंने बात की है। ये इसकी एग्जांपल ऊपर मैंने सिर्फ जो ऊपर वाला ब्लॉक डायग्राम है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है, जो पीछे टर्म्स यूज हुई हैं H1 एंड H2, ठीक है। तो आपके पास क्या है, दो बॉक्स लगे हुए हैं, आपके पास XT है, इसके अंदर इम्पल्स रिस्पॉन्स H1T है, आउटपुट YT आ गया। अब यही Y जो है वो आपके पास दूसरे बॉक्स का इनपुट बन गया है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स H2 है,
और ये हमें जो आउटपुट दे रहा है वो x ऑफ t ही दे रहा है, मतलब मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे यही आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं x ऑफ t हूँ और ये आपके जो सिस्टम है वो आपके पास y t रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन आपके पास जो रिसीव हो रहा है अगेन x t ही रिसीव हो रहा है। अच्छा, नीचे इसकी एग्जांपल्स मैं इस तरह से समझाएंगे आपको अपनी जो मैथमेटिकल टर्म्स है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, उसका इनपुट है x ऑफ t, हमने इसको क्या कर दिया, डेरिवेट कर दिया। अब ये डेरिवेट करने के बाद आउटपुट डेरिवेशन वाला आया है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसा सिस्टम आगे लगाना है ताकि डेस्टिनेशन पे मेरे पास वही x ऑफ t पहुंचे। तो डेरिवेशन का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन, मतलब डेरिवेशन वाले को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो अगेन हमारे पास वही चीज आ जाएगी, x ऑफ t रिसीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x ऑफ t के साथ दूसरे के अंदर मैंने बताया है कि हमने मल्टीप्लाई कर दी कोई चीज, ठीक है, मल्टीप्लायर लगाया हुआ है। अब मल्टीप्लायर लगाने के बाद सिस्टम जो है वो क्या हो गया, मल्टीप्लायर वाला रिस्पॉन्स आया है। अब मेरा y मैंने दूसरे बॉक्स के अंदर डाला, तो मुझे क्या लगाना होगा, वहां पे डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या है, फिर डिवीजन। तो मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा, x ऑफ t आ जाएगा। तो ये मैंने आसान थोड़ा करके आपको बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल में हमने वही चीज रिसीव करनी है जो हमने भेजी है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, x ऑफ t y आ गया। अब y यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/y t डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास x ऑफ t ही आ रहा है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल। आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं इसकी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। आप लोग कोई एग्जांपल बता सकते हैं ऐसी इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल की? कोई भी एग्जांपल बता दें, जरूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई चीज होनी चाहिए। इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल, पहले बताएं, समझ आया इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल? टीचर नॉन इन्वर्टेबल एक बार समझा दें। अच्छा, मैं नॉन इन्वर्टिबल समझा देती हूँ। पहले ये बताएं कि इन्वर्टिबल समझ आ गया है? जी टीचर, थोड़ा बहुत समझ आया। थोड़ा बहुत समझ में आया है, ये बात आपको समझ आया इन्वर्टिबल क्या होता है? टीचर असल में आवाज बीच बीच में कट रही है, बहुत नेटवर्क इशू है। नहीं, आप ये बात नहीं, आप फैसल हैं, शहरियार जी फैसल। जी जी, ये बात टीचर मैं शहरियार फैसल। मैम एक दफा जरा बता दूं दोबारा। ओके, ऐसा सिस्टम इन्वर्टिबल आ गया था, नॉन इन्वर्टिबल नहीं है। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डिवीजन लगाई, मैंने डेरिवेशन की है, और डेरिवेशन को जब मैं आगे दूसरा बॉक्स लगाती हूँ, तो इसका आउटपुट ऐसा आया है, इस पहले वाले बॉक्स का इसका डेरिवेटिव का आउटपुट ऐसा आया है कि उसकी इंटीग्रेशन फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है, उल्टा उसका रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम नॉन इन्वर्टिबल कहेंगे, जिसको दोबारा हम वही नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो इस मल्टीप्लायर को मैं दोबारा डिवीजन करके जब मैं रिजल्ट ले रही हूँ, तो मेरा वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसको ये नॉन इन्वर्टिबल कर, मतलब ये जो है इसको इन्वर्ट कर ही नहीं रहा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल। मतलब सेकंड वाला जो बॉक्स है वो वाला ऑपरेशन कर ही ना रहा हो जो हम करवाना चाह रहे हैं उससे। तो ऐसे सिस्टम का क्या मतलब है, नॉन इन्वर्टिबल। फॉर एग्जाम्पल मेरी आवाज है ना, जैसे अब हम जैसे मोबाइल में बात करते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो होता ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वही वॉइस आपका जो रिसीविंग के ऊपर मोबाइल है वो डिकोड करके दे रहा है। लेकिन अगर वो डिकोड करके ना दे रहे हो, यहाँ से आप कहें कि मुझे जो है वो देर हो जाएगी घर पहुंचने में, लेकिन आपके घर पे जो मैसेज रिसीव हो रहा है, जो भी आपकी मदर है या सिस्टर है या आपके फादर हैं, वो जो सुन रहे हैं आपका मैसेज, उसको मशीन लैंग्वेज में कोई 1 2 3 4 5 6 समझ में आ रहा हो, मतलब उनको ये सुनाई दे रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेस्टिनेशन है या डिकोडर है वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहा जो उसको करना था, वो मल फंक्शनिंग कर रहा है या वो गलत लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको इन्वर्ट ही नहीं कर रहा। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। जो आपका एक्चुअल सिग्नल है
वो आउटपुट के ऊपर नहीं रिसीव हो रहा, ठीक है। x ऑफ t इज नॉट इक्वल टू y ऑफ t। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, के वो इन्वर्ट नहीं कर रहा। ये दूसरा वाला जो फंक्शन है आपके पास, ये जो दूसरा वाला बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला H2 वाला, ये H2 वाला उसका रिवर्स नहीं परफॉर्म कर रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। समझ आया हम? जी जी टीचर समझ तो आ गया पूरा, लेकिन एक बात पूछनी थी जी कि जब नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम हम खुद तो क्रिएट नहीं करते होंगे, ये इन्वर्टेबल सिस्टम में कोई खराबी आने की वजह से होता होगा ना ये मसला? तो हाँ, लेकिन वो खराबी आने की वजह से हम उसको सही कर लेंगे तो वो इन्वर्टिबल ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी मल फंक्शनिंग हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि फॉर एग्जांपल मैं जो बोल रही हूँ या आप जो मैसेज घर पे डिलीवर कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल जो है वो ऐसे नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गया है, नॉन इन्वर्टिबल हो गया है। मतलब आपकी जो वॉइस है वो मशीन लैंग्वेज में ही मिल रही है, ठीक है। अच्छा, नॉन इन्वर्टिबल का ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ अपने पीसी पे जो मैं बात कर रही हूँ, तो ये मेरे पीसी से जो रिसीव हो गए, मैं बोल रही हूँ ये सोर्स, और जो मेरा पीसी के ऊपर गया है, इसका आउटपुट वो नहीं है जो मैंने बोला है, वहां पे मशीन लैंग्वेज है वो, ठीक है। तो मेरा इनपुट और जो मशीन लैंग्वेज है वो दोनों आपस में क्या है, एक जैसे नहीं है, मतलब उसी फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, तो ये नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा। सही है, मतलब इनपुट वैसा नहीं है जैसा आउटपुट होना चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, आपका आउटपुट वैसा नहीं है जैसा इनपुट होना चाहिए, तो आपका पास क्या है, सिस्टम इन्वर्टिबल हो जाएगा। मैंने ट्राई किया है आपको समझाने के लिए, मैं जो दूसरी एग्जांपल दी है, मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए दी है, कोशिश ये कि आपको समझ आ जाए। आइए समझ, जो मुझे समझ आई है, अगर मैं कहूँ आपको क्लैरिफाई करने के, ठीक है कि नहीं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो अब वो 0 हो गया, मैं वापस उसको 0 से डिवाइड करके वापस उसको उसी हालत में नहीं ला सकते, वो इनफिनिटी हो जाएगी, तो ये नॉन इन्वर्टिबल होगा। जी ये इनफिनिटी हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि वो आपके पास 0 आ रहा हो दोबारा, वापस वो नंबर तो नहीं आएगा जो इनपुट था हमारा। जी। तो हाँ, बिल्कुल हम इसको आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे आपने कोई ऐसी इम्पल्स दी है या कोई इस तरह का आपने इनपुट दिया है, उसको रेस्ट कंडीशन में लाने की कोशिश की है, लेकिन वो आउटपुट के ऊपर जो है वो क्या हो गया, वो कंटिन्यूस चले जा रहा है, वो 0 नहीं हो रहा। आगे इस तरह की एग्जाम्पल्स आएंगे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल। मतलब आपने जो एग्जाम्पल दी है वो सही दी है, उसको मैंने थोड़ा टेक्निकल कलर दे दिया है। सही है, ठीक है ओके। चलें आगे चलते हैं, अगर समझ आ गया तो फिर आगे चलें। अच्छा, ये आसान ये है कि इसको इतना मुश्किल नहीं बनाएं, सिंपल ये है कि आपने जो एक बॉक्स में परफॉर्म किया है उसका दूसरी बॉक्स पे परफॉर्म कर दें, ठीक है, तो इन्वर्टिबल सिस्टम हो गया। और अगर नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल वो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम हो जाएगा। तो अगर नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम के जैसे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं कि वो जो है वो क्या कहते हैं, फीडबैक वाले आगे चीजें आ जाती हैं, तो वो चीजें जो है जब आएंगी वहां पे हम इसको दोबारा बात कर लेंगे कि ये इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल कहेंगे, कि वो चीज नहीं आ रही जो आनी चाहिए। सही है, भाई हाँ ना बोला करें ताकि फिर मैं आगे चलूं। ओके मैम। जी थैंक यू जी टीचर। जी। अच्छा ओके, अब हम जो है वो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं सिस्टम की। ये हमारा सिस्टम है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। अ सिस्टम इज सेट, अच्छा टाइम वेरिएंट का मतलब ये होगा कि ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है उसको हम टाइम वेरिएंट कहेंगे, और ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा हो, वो कांस्टेंट ही रहे, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहेंगे। A system is said to be a time variant if input and output characteristics vary with time। अब क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है, मेन दो चीजें ही होती हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो अगर इनपुट और आउटपुट दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, टाइम वेरिएंट। अदरवाइज सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेड कलर में जो है पहला वाला यहाँ पे बताया है कि द कंडीशन फॉर द टाइम वेरिएंट सिस्टम इज, जो हमारा
टाइम वेरिएंट सिस्टम है ना, उसको थोड़ा सा पहले ये समझ लें। तो उसको इस तरह से हमें करना होगा, यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ होगा आपके पास, ठीक है। उस सिस्टम को हमें क्या करना होगा, उसको टेस्ट करना होगा, इनपुट के ऊपर खड़े होके भी और आउटपुट के ऊपर खड़े होके भी, ठीक है। अगर इनपुट वाला और आउटपुट वाला दोनों तरफ जो हमने टेस्ट किए हैं एक जैसे ही आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे, टाइम इनवेरिएंट। लेकिन अगर चेंज आ रहा है फिर हम क्या कहेंगे, टाइम वेरिएंट। इसको थोड़ा और आसान कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इनपुट दिया होता है, ठीक है। आपको जैसे असाइनमेंट मिले होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इनपुट दिया होता है, और इनपुट से हम उसको सॉल्यूशन सॉल्व करते करते हम आउटपुट पे पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि ऐसा सवाल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, या वो हो ही नहीं पा रहा होता और हमें थोड़ी आदत होती है कि हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन उठा लेते हैं। अच्छा, सोल्यूशन समटाइम ऐसे होते हैं कि उसके अंदर सिर्फ स्टेप एक दो ही दिए होते हैं और आंसर दिया हुआ होता है। तो अब हमें पूरा सोल्यूशन निकालना है, तो हम उस आंसर से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और फिर हम उस आंसर से दोबारा वापस क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हुए आ रहे होते हैं कि इस आंसर से ये चीज बन रही है। कभी ऐसे किया हम लोगों ने? हेलो, आप लोग तो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो आप तो आउटपुट देख के ही वापस जो है उसका सिस्टम बना रहे होते हैं कि ये इसका आउटपुट है और हमने इसका ये स्टेप करते हुए हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे या ये वाला कोड बनाएंगे। ऐसे ही होता है कि आउटपुट पता होता है हमें, हम उससे वापस रिवर्स इंजीनियरिंग करें, ठीक है। यस यस, ओके, एक और आसान कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमने नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है मेरे ख्याल में। नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर मेरे ख्याल में नहीं आपने पढ़ा है, क्योंकि आपका मैंने पीरियड देखा है किसी में। तो नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हमारे पास सर्किट होते हैं, ठीक है। उस सर्किट के अंदर हमारे पास आरएलसी सर्किट दिया होता है या कोई भी कॉम्बिनेशन आरएल का या सीएल का दिया होता है। अब हमारे पास इनपुट के ऊपर एक सोर्स होती है, या तो वोल्टेज होती है या करंट होती है। अब आउटपुट के ऊपर या हमें करंट निकालना होता है या वोल्टेज निकालना होता है, यही दो कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इनपुट के ऊपर आपको करंट दिया, इस तरह के एग्जांपल जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या नेटवर्क एनालिसिस के अंदर कराए जाते हैं। होपफुली कहीं आपने इसको किया हो या नहीं किया हो, तो जो मैं बोलने जा रही हूँ ये आपको आइडिया हो किस तरह भी कर सकते हैं। इनपुट पे आपको कहा कि ये 5 वोल्ट्स है और फिर आपको कहा कि इसका आउटपुट का करंट निकालना है लोड के ऊपर। तो आपने इसको सॉल्व करते करते लोड के ऊपर आगे बताया कि भाई इसका करंट जो है वो इतना है, फॉर एग्जाम्पल। फिर आपको कहा गया है पार्ट बी के अंदर कि आउटपुट जो लोड है ये 0.5 मिलीमीटर के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। अब बताएं कि अगर 0.5 मिलीमीटर है तो इनपुट पे क्या वोल्टेज होंगी। तो आप क्या करते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हुए बताते हो कि इस वोल्टेज करंट के ऊपर ये वोल्टेजेस होंगी इनपुट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने इनपुट के ऊपर खड़े होकर पहले पूरा एनालिसिस किया और आउटपुट निकाला, और फिर आउटपुट गिवन था और उस आउटपुट के ऊपर दोबारा हमने इनपुट की तरफ आए। तो हम दोनों तरफ से क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम को वेरीफाई कर रहे होते हैं, या हम दोनों तरफ से काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये पहली कंडीशन आपको ये बताई है कि आपके पास कंडीशन होगी ये वाली, ये रेड कलर वाली। मैं दोबारा ये पीपीटी की बात कर रही हूँ, ये जो स्लाइड है इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें ये है कि ये कंडीशन होगी आपके पास कि अगर y, t और y माइनस t एक जैसा हो जाए तो सिस्टम आपके पास क्या कहलाएगा, एक जैसा ही है तो टाइम इनवर्टिबल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ये आ जाए कि आपके पास y and t, अच्छा इसको मैं आसानी कर दूं कि ये एक्चुअल इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब ये है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये क्या है आपके पास, ये कंडीशन होंगी दो वाली। इनका कलर भी मैं चेंज कर देती हूँ ताकि हमें आसानी से, नीचे वाला का चेंज कर देती हूँ। एक्चुअली बोर्ड पे आपको समझाना बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। अब यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कलर मुझे करना पड़ता है कि मैं एक्चुअली इस चीज की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ये कंडीशन दो रेड कलर की है, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो इनवेरिएंट हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे ये कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन ये अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि कहीं एक तरफ क्या है, उस वो वाली चीज नहीं दे रहा जो दूसरी तरफ है, इसलिए ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वेयर y n जो मैंने येलो कलर कर दिया है n, t इज इक्वल टू रिस्पॉन्स ऑफ x n माइनस t
क्या बता रहा है, इनपुट चेंजेस। यहाँ पे इनपुट को हमने चेंज किया है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ ना, ये जो दोनों ऊपर रेड कलर में, अगर मैं yn, t लिखूंगी तो ये याद रखिएगा कि इनपुट को चेंज कर रहे हैं हम। मैं चले यहाँ लिख देती हूँ, इसका मतलब है इनपुट चेंजेस, ठीक है। अगर मैं, अच्छा ये भी समझ नहीं आएगा ऐसे, मैं इसको दूसरी स्लाइड पे ले जाती हूँ ताकि ये क्लैरिफिकेशन हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। इसका अगर ऐसा सिंबल होगा तो इसका मतलब है कि आप इनपुट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इनपुट की तरफ से चेंज कर रहे हैं, अगर ऐसा सिंबल आगे पास आ जाए कि n-t लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट की तरफ से चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमने इन दो फंक्शन के ऊपर ही काम करना है। अच्छा, अब ये क्या है आपके पास, मैं इसको और ब्लॉक डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक इनपुट है और आउटपुट की ब्रांच है ये, और ये जो ब्रांच है एक्चुअल में आपके पास एक तरफ जो है वो x ऑफ n दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप जब खड़े होते हैं दूसरे ब्रांच की दूसरी एंड के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, y ऑफ n होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेट मी अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सर्कल बना रही हूँ, ठीक है। हमने यहाँ इनपुट के ऊपर खड़ा होके भी देखना है और हमने यहाँ आउटपुट के ऊपर खड़े होके पीछे भी एनालिसिस करनी है, ठीक है। अगर हम इधर खड़े होके कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ खड़े होके कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और अगर हम यहाँ खड़े होके कर रहे हैं, ठीक है। ये सब मैंने आप लोगों को भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है कि अगर तो आप जो है वो यहाँ खड़े हो देखेंगे तो ये आउटपुट की तरफ ये दायरा जो बना हुआ है सर्कल आपके पास, येलो ऑरेंज कलर वाला जो एरो बता रहा है, ये आउटपुट के ऊपर खड़े होकर जब करेंगे तो n-t करेंगे या n-k0 करेंगे अगर डिस्क्रीट होगा तो, और अगर ये इनपुट के ऊपर करेंगे तो n-t लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये दो एक्सप्रेशन होंगी जिनके ऊपर आप जो है वो जस्टिफाई करेंगे या आप टेस्ट करेंगे कि ईदर सिस्टम इज टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास ये नेक्स्ट स्लाइड जो आई है, इस स्लाइड के ऊपर भी वही चीज समझाई है जो पीछे मैंने बना के आपको बताया है, ठीक है। ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि आपके पास अगर एक सिस्टम है जो क्या बता रहा है कि x ऑफ n है, तो ये एक्चुअली में इन दो ब्रांचेस की बात कर रहा है, n की और xn की और yn की, और हम इस पे इम्प्लाई क्या करते हैं कि इनपुट के ऊपर क्या चेंज आया है और आउटपुट के ऊपर क्या चेंज आया है। अगर इनपुट के ऊपर चेंज करें तो इस तरह से लिखते हैं,
और अगर आउटपुट के ऊपर चेंज करते हैं तो हम इस तरह से शो कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर द एवरी इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन एंड एवरी टाइम शिफ्ट के, अगर डिस्क्रीट होगा तो के जो है वो बता रहा होगा। अच्छा, ये क्योंकि थ्योरी है आपके पास जहाँ इसकी ये एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा होगा। नो डाउट की डेफिनेशन चले हमने रिक्वायरमेंट पूरी करी, हम इसका एग्जांपल करके देखते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ एक्चुअल में परफॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये एग्जांपल है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की। ये आपके पास क्या है, ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, और ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू है और सम हो रही है। ये ब्लॉक डायग्राम मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये ऑलरेडी हम इस तरह की काम कर चुके हैं। और ऊपर मैंने इसका आउटपुट भी लिखा हुआ है, वाई एन इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम समझ आ गई है आपको? जी मिस। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ नीचे। सबसे पहले मैंने क्या किया, आप यहाँ पे हमने ये लिखा सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय, कि ये जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम दी हुई है, इस सिस्टम को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। अच्छा, डिस्क्राइब का मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड की फॉर्म में जो है इसे बोलें, मतलब डिस्क्राइब का मतलब ये है कि हम मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा वाई एन इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस 1। तो हमने बताया कि ये ब्लॉक डायग्राम एक्चुअल में ये बता रहा है कि इसका रिस्पॉन्स या आउटपुट इस तरह का आएगा जब इसका इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा इस तरह का, सही है। ओके, नेक्स्ट हम काम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब जो मैं पीछे बोल रही थी ना यहाँ पे आपको कि इनपुट के ऊपर चेंज करना है, तो ये काम करने जा रही हूँ मैं, ठीक है, पहले वाला काम। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने कहा नाउ इफ इनपुट डिलेड बाय के यूनिट्स इन टाइम, ठीक है, एंड अप्लाई टू द सिस्टम, इट इज क्लियर दैट आउटपुट विल बी, कि अगर मैं इनपुट को, ये वाला इनपुट जो जा रहा है ब्लॉक डायग्राम के अंदर, ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट, इनको अगर मैं चेंज करती हूँ तो आउटपुट कैसा आएगा। अच्छा, ये पहले देख लें कि जब मैंने कुछ भी नहीं किया है तो आपका आउटपुट सिस्टम का ऐसा है, ये जो रेड कलर में है, सही है। और अब मैं इनपुट को चेंज करने जा रही हूँ तो आपका आउटपुट जो है ये ब्लैक कलर में है, ये वाला। अच्छा, अब मैंने इनपुट को चेंज किया, ये देखें इनपुट को चेंज किया, एन यहाँ लिखा हुआ है के यूनिट, इस एक्स के अंदर हमने चेंज किया। मैं इसको और आसान कर देती हूँ ताकि रियल टाइम में और आपको अगर कभी भी स्लाइडें खोल के देखनी हो तो आपको आसानी हो जाए, ठीक है। ये है, ये एन के साथ मैंने देखे, एन के साथ मैं बता रही हूँ। और ये आपका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन कॉमा के। देखें, अब मैंने जैसे ही इनपुट के ऊपर के यूनिट डिले लेकर आई, चेंज लेके आई, तो आपका ये एक्स ऑफ एन क्या हो गया, क्योंकि डिलेड है यहाँ में, हमने डिले करके देखना है, एक्स एन कॉमा के, ठीक है। फिर आगे आए प्लस, प्लस आ गया एक्स एन, क्योंकि एन के अंदर करना है, टाइम एन जो है उसके अंदर करना है, तो हमने एन के अंदर क्या किया, एन माइनस के, और इसके साथ -1 लगा हुआ था तो ब्रैकेट के बाद हमने -1 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने देखिए ये इनपुट को चेंज किया है, तो अब आउटपुट को y ऑफ n नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आउटपुट को हम क्या कहेंगे, n कॉमा के, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको y n ही रहने देंगे तो ये वो वाला आउटपुट है जो सिस्टम डायरेक्टली जो दिया हुआ है उसके लिए। अब इसके अंदर तो हमने इनपुट ही चेंज कर दिया ना, के यूनिट, मतलब समझिए पहले अगर 0 के ऊपर हम ले रहे थे, अब उसे -1 के ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। या पहले अगर हमने 1 पे उठा रहे थे, अब फॉर एग्जांपल हम उसे 0 पे उठा रहे हैं, अगर मैं के की वैल्यू 1 रख देती हूँ, तो ये इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1, कि हमने इधर खड़े होकर ब्लॉक डायग्राम के ऊपर इनपुट को चेंज किया है तो आउटपुट कैसे आया, टेस्ट किस तरह का आया है। अच्छा, अब हम यहाँ खड़े हो रहे हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर मैं इस आउटपुट के ऊपर खड़े होकर अपने सिस्टम के आउटपुट को चेंज करती हूँ तो पीछे ब्लॉक डायग्राम के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं या इनपुट के ऊपर क्या चेंजेस आती है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अब ये देखें, ऑन द अदर हैंड इफ
we delay output yn by k unit in times k units in time we obtain। जब अब अगर अब हम यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट है, अगर मैं उसको चेंज करती हूँ, ये जो आउटपुट आपके पास यहाँ पे आ गया है y, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो अब पीछे, क्योंकि जब मैंने आउटपुट को चेंज किया तो पीछे सारे का सारा सिस्टम के अंदर चेंज आ जाएगा। तो अब जब मैंने पीछे यहाँ पे चेंज किया तो ये देखिए, क्योंकि मैंने आउटपुट को चेंज किया है yn, k, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इक्वेशन के ऊपर अगर मैंने चेंज किया तो एज इट इज वो सारे का सारा चेंज जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर भी आएगा। तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्या हो गया, xn माइनस के प्लस xn माइनस के माइनस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। ठीक है। अच्छा, अब हम पीछे क्या देख कर आए थे, ये दो कंडीशन देख कर आए थे, ये वाली जो मैंने रेड कलर की आपको बताई। ये कंडीशन हमने ये चेक करनी है कि इनपुट के ऊपर क्या चेंज आया और आउटपुट के ऊपर क्या चेंज आया। तो इन दोनों कंडीशन के ऊपर अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, और अगर एक जैसे नहीं है दूसरे वाले के अंदर जैसे बताया है तो वो टाइम वेरिएंट होगा। अब दोबारा हम उसी एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब देखें, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है ये आपको एक जैसा नजर आ रहा है? जी। ओके, तो मैं ये तो मैं ये नीचे वाला हटा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये जो नीचे मैंने यहाँ लिखा है, सिंस द राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस 1 and 2 आर आइडेंटिकल द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, तो हमने ये दो कंडीशन अप्लाई करके देखनी है, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर साइंस नहीं है। सिंपल, आपने इनपुट के ऊपर खड़े होकर सिस्टम को चेंज करना है k यूनिट, और फिर आपने आउटपुट के ऊपर खड़े होकर करना है k यूनिट टाइम। दो इक्वेशन बनानी है। दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों इक्वेशन के अंदर हम k टाइम्स काम करें, इसलिए हम आउटपुट को एक को n माइनस के रिप्रेजेंट करते हैं और एक को n माइनस के रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों के राइट हैंड साइड एक जैसे आ गए, कंपेयर करेंगे आप, तो उसको टाइम इनवेरिएंट कह देंगे, और अगर एक जैसे नहीं आए तो टाइम वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ आ रही है? तो फिर मैं आगे वाले एग्जाम्पल पे चलूँ। सही है? यस मिस। नेक्स्ट पे चलो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फिर मैंने 2-3 एग्जांपल इसके लिखे हैं यहाँ पे। अगेन हम टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करेंगे। अब ये सिस्टम आपको पता है कि ये टाइम मल्टीप्लायर सिस्टम है, ये हम पहले लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक इनपुट है x ऑफ n, इनपुट ये वाला है x ऑफ n, और टाइम मल्टीप्लायर आपका क्या है, यहाँ पे n है, सिर्फ n मल्टीप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पे नीचे से आपके पास एक एरो जा रहा है, और दोनों आपके पास एक आउटपुट दे रहे हैं जो yn है, और yn क्या हो जाएगा, nxn। सही है? ओके, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि सिस्टम जो है हमारे पास ये टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है। अच्छा, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे कि सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय सिमिलर, यही क्वेश्चन उठा के यहाँ रख देंगे हम। सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया इस तरह से कि हम इस सिस्टम को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने कहा कि अगर हम सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर k यूनिट जो है वो इनपुट के ऊपर हम डिले करते हैं और फिर देखते हैं सिस्टम कैसा नजर आएगा। अब देखिए, इनपुट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो इनपुट है वो क्या है, xn है, इसलिए xn के अंदर हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। xn के अंदर चेंज किया n माइनस k, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, yn, k। ये एक कंडीशन हो गई या एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या है वो ये वाला देखेंगे कि आउटपुट के अंदर चेंज करना है। अब जैसे ही आउटपुट के ऊपर खड़े हो गए, हमने यहाँ पे कोई भी चीज चेंज की ना, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल करके कह रही हूँ मैं, हालांकि हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम टाइम के अंदर चेंज कर रहे हैं। या हम ये कहते हैं कि आउटपुट को 2 यूनिट डिले कर दिया है, तो जब हमने आउटपुट को 2 यूनिट डिले किया तो पीछे इनपुट जो है या पीछे ब्लॉक डायग्राम जितनी भी इक्वेशन बनी हुई है वो सारे के अंदर 2 टाइम यूनिट का चेंज होगा। तो अब मैंने देखिए क्या कि यहाँ पे जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट है, और जो नीचे है इसको भी मैं पर्पल कलर कर देती हूँ ताकि वो आपको कॉम्बिनेशन याद रहे कि हमने इसको इस स्टेटमेंट को इस मैथमेटिकल फॉर्म से लिंक किया है। ठीक है,
तो अब ये देखें, जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आउटपुट को n-a किया, अब n के अंदर चेंज किया, तो राइट हैंड साइड के ऊपर जहां जहां पे भी n होगा सब के अंदर -k यूनिट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम डिले किया, पीछे आए तो इस n के अंदर भी 2 टाइम डिले हो गया, इस एरो पे गए तो x के अंदर भी 2 टाइम डिले हो गया। ये इक्वेशन हो गई 2। अब मुझे बताएं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हैं? नो नो मैम। जी, अब ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस द राइट हैंड साइड्स ऑफ द बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2 आर नॉट आइडेंटिकल, द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट, या नॉन आइडेंटिकल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टाइम वेरिएंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो आपने 2 ही स्टेप फॉलो करने हैं। एक आपने क्या करना है, इनपुट के अंदर डिले करना है, एक इक्वेशन बना देंगे, और दूसरा आपने क्या करना है, आउटपुट के अंदर डिले करना है और फिर सारी इक्वेशन के अंदर चेंज आएगा, तो आपने दूसरी इक्वेशन बना देनी है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। आगे वाली एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ बनाई है, इसके अंदर मैंने कहा है कि सिस्टम इस वक्त आपका फोल्डर है। फोल्डर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे सिस्टम दिया, अच्छा इसको मैं जरा अच्छा इसको जो है, क्योंकि मैंने सारा डिस्क्रीट के अंदर लिखा है, तो ये मैं डिस्क्रीट के अंदर लिखूँ या इसको भी। तो जब मेरा xn जो है वो पास होता है सिस्टम के अंदर से, तो वो सिस्टम क्या कह रहा है कि आप टाइम रिवर्स कर दें, मतलब जो यहाँ n आ रहा है इसको -n कर दें। तो आउटपुट के ऊपर आपके पास जो सिस्टम मिलेगा वो क्या होगा, yn = xn-1। सिस्टम को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, xn -n, ठीक है, yn मतलब yn = x-n, ठीक है, तो सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया हमने। फिर हमने पहला स्टेप फॉलो करना है। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट को डिले करेंगे। ठीक है, इनपुट को डिले किया हमने a यूनिट, जब इनपुट को डिले किया तो आगे पास क्या है, जो भी यहाँ पे था वो हो गया -n - k। ठीक है, जैसे जो भी आगे पास यहाँ पे xn था ना, उसके अंदर एज इट इज -k यूनिट हो गया आपके पास। ठीक है, तो पीछे सिस्टम को कैसे लिखेंगे, n, k। और अगर हम आउटपुट को डिले करते हैं, अब देखें आउटपुट को अगर हम डिले करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y - n इज इक्वल्स टू, क्योंकि n के अंदर अब चेंज हुआ है, n के अंदर आपने -k किया है टाइम के अंदर, हालांकि ऊपर भी टाइम के अंदर ही था, लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी फोल्ड हुआ है, आपने उस फोल्डिंग के अंदर क्या किया, -k किया है, लेकिन यहाँ आउटपुट के अंदर n प्लस के अंदर चेंज किया आपने। तो अब आपके पास जब आगे सिस्टम जाएगा, तो मतलब आगे जब आप इसको लेके जाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो आप +n के अंदर क्या करेंगे, k यूनिट डिले करेंगे। तो अब आपके पास ब्रैकेट लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - n + k। ठीक है, और इसको हम ऐसे, जी मुझे पूरा करना है बेटा, हाँ बेटा मुझे पूरा करना है, फिर मैं आपको टाइम देती हूँ सवाल के लिए। ठीक है, वो फिर बीच में उसकी ना वो टूट जाती है, जो कंटिन्यूटी होती है, तो आपको फिर मैं टाइम देती हूँ। तो आपके पास क्या हो गया, ये आउटपुट के ऊपर आपने +n के अंदर चेंज किया, तो आपके पास आउटपुट की जो इनपुट है उसके अंदर भी n के अंदर ही चेंज करेंगे। अब n के साथ कुछ भी लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा चीज है, वो ऑपरेशन मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ऑलरेडी जो भी दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस जो मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या और कोई चीज यहाँ स्केलिंग दी हुई होती तो वो मल्टीप्लाई होती। तो आपने सिर्फ n के अंदर करना है। n के अंदर आपने क्या किया, n - k डिले किया, और जब इसको मजीद सॉल्व किया, क्योंकि n जो आपका नेगेटिव था, इसको सॉल्व किया तो n खुद नेगेटिव ही रहा, लेकिन आपका जो माइनस डिले किया हुआ है वो पॉजिटिव बन चुका है। ठीक है, अब आपके पास राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस है वो एक जैसे नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये जो फोल्डिंग सिस्टम है ये भी आपके पास टाइम वेरिएंट ही रहेगा, ये टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, फिर मैं आपको सवाल लेती हूँ मैं आपका, कि आपने क्या किया, यहाँ पे इनपुट के अंदर चेंज करे हो,
तो इनपुट है ही आपका x माइनस n, तो आपने माइनस n के अंदर ही माइनस k यूनिट डिले किया है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन आपने यहाँ पीछे दिखाई है, ब्लैक कलर वाला जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है इक्वेशन 1 का, n माइनस k, जो भी जैसा भी इनपुट दिया हुआ है उसके अंदर आपने चेंज किया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आउटपुट के ऊपर चेंज करने जाते हो तो आप इसके अंदर देखिए n प्लस के अंदर किया हुआ है आपने। तो आप जो राइट हैंड साइड, जो आपको पता है ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आप राइट हैंड साइड के ऊपर जो भी परफॉर्म कर रहे हो वही आप, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो वही आप राइट हैंड साइड के ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस n के अंदर माइनस k किया है। तो फिर कैसे हो सकता है कि x के अंदर हम माइनस n के अंदर माइनस k कर दें, वहां पे भी हम n के अंदर ही डिले करेंगे। तो जब हमने किया तो बाकी एक्स्ट्रा जितनी भी चीज है वो इसके साथ बकायदा मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। इस वजह से आपका फोल्डर सिस्टम जो है वो कभी भी टाइम इनवेरिएंट नहीं होता, याद रखिएगा, ये टाइम वेरिएबल या टाइम वेरिएंट सिस्टम ही कहलाता है। बच्चे अब आप सवाल पूछो, क्या कह रहे हो? इस आउटपुट में माइनस के उसका भी तो आएगा, माइनस एन में चेंज किया तो एन माइनस के हुआ, तो माइनस के भी तो है एक और ऊपर। मुझे सवाल नहीं समझ आया आपका, दोबारा बोलिए। मैं कह रही हूँ आउटपुट में जब हमने डिले किया है तो एन में चेंज किया तो एन माइनस के आएगा, तो ऊपर उसका माइनस के भी तो था जब हमने इनपुट पे चेंज किया था, तो माइनस के एक और भी तो आएगा आउटपुट पे। आप कौन सी एक्सप्रेशन की बात कर रही हैं? मिस 2 के आंसर से पहले इक्वेशन 1 की बात कर रही है, इक्वेशन 2 की बात कर रही है, या उससे भी पहले वाले की बात कर रही है? मिस जो आउटपुट में चेंज हो रहा है ना, डिले हो रहा है, मैं उस इक्वेशन की बात कर रही हूँ। आप इक्वेशन 2 की मतलब स्टेप नंबर 2 की बात कर रही हैं, ऐसे ही है? जी जी जी, अब बोलिए। आपने y के अंदर चेंज किया जी, फिर मिस तो n में जब हमने चेंज किया n माइनस के हुआ, तो माइनस के इनपुट वाला भी तो था, वो भी तो आएगा ब्रैकेट के बाद। तो ये इनपुट वाला ही तो है, ये देखें इक्वल के दूसरी तरफ इनपुट है, तो जो भी हमने इधर आउटपुट में चेंज किया वही यहाँ पे चेंज हुआ। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, अगर अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल माइनस के, ठीक है, अब ये सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब ये पीछे जो भी मैंने यहाँ चेंज किया है वो पूरे सिस्टम के पीछे जितना भी यहाँ कुछ है सबके अंदर चेंज आएगा। यही पीछे भी हमने किया है, ठीक है। ओके, मतलब ये देखिए यहाँ पे जो फोल्डिंग है ये वाला, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये जो फोल्डिंग है ना, ये देखिए ये n प्लस है यहाँ पे, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो यहाँ टाइम है उस टाइम के लिहाज से आप चेंज करेंगे। तो इसके अंदर आपने क्या किया, आप माइनस के अंदर डायरेक्टली नहीं कर देंगे, आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। जो मैथमेटिकल फॉर्म्स होती है ना, ये ऐसे बंद करेंगे आप, और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि इसके साथ एक और माइनस लगा हुआ है। अब आप उस माइनस को सॉल्व करेंगे आप, सही है। और वही चीज स्टेप 2 के अंदर हमने काम किया है, सही है। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, मैं इसको नीचे बना देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। इसको मैं एक और स्लाइड ही बना देती हूँ ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। यहाँ से मैं इसको खत्म करती हूँ, और ये जो भी था हमारा इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं अगली स्लाइड जो है इसके अंदर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि इसके अंदर ये मैथमेटिकल फॉर्म्स में सारी हटा रही हूँ, और जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो आपको दिखाती हूँ कि उसके अंदर कैसे चेंज आ रहा है। अभी ओरिजिनली सिस्टम आपका ऐसा है, ठीक है, जो हम हमारे पास एक फोल्डर है, तो सिस्टम ने फोल्ड करके आपको आगे रिस्पॉन्स दे दिया जो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सिस्टम के इनपुट के ऊपर चेंज किया है, ठीक है। इनपुट के ऊपर चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सिस्टम, क्योंकि ये वाला जो इनपुट है ये सिस्टम से बाहर निकल रहा है, तो सिस्टम से जब बाहर निकल रहा है तो हमारे पास जो भी यहाँ पे सिस्टम है उसके अंदर हमने क्या किया,
k यूनिट डिले किया है। तो आउटपुट के ऊपर हम क्या इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x कॉमा k करके, इसको डायरेक्टली y नहीं रहने देंगे, सॉरी y कॉमा k करके, इसको डायरेक्टली y नहीं रहने देंगे, फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये वाला आउटपुट कौन सा था और ये वाला आउटपुट कौन सा था। और इसके बाद हम तीसरा काम ये करने जा रहे हैं कि हमने क्या किया, अब आउटपुट के ऊपर चेंज करें, ठीक है, आउटपुट के ऊपर माइनस k यूनिट चेंज कर रहे हैं। तो जब इसके अंदर k यूनिट चेंज करेंगे तो अब प्लस n के अंदर किया है, तो अब जो ये फोल्डर है ये माइनस बकायदा एक ऑपरेशन है और हम वो n के अंदर चेंज करेंगे। अब आपके पास जो पीछे आपके पास आउटपुट आएगा, मतलब यहाँ पे जो इनपुट आएगा वो क्या होगा, माइनस n और प्लस k ये होगा, ठीक है। ये इसकी वजह से यहाँ चेंज आया है। और यहाँ आपके पास क्या था, थोड़ी देर के लिए आप समझ लें कि फोल्डिंग वाला आपके पास यहाँ आया, यही वाली चीज है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। हो क्या रहा है, यहाँ क्या है, फॉर इनपुट, फॉर स्टेप 1 कर देते हैं इसको, स्टेप 1 फॉर इनपुट, ठीक है। और नीचे मैं ये कर देती हूँ स्टेप 2 फॉर आउटपुट। ये इसको ऑटो पे सेव करना शुरू कर देता है, तो एक मिनट, और आउटपुट, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये ब्लॉक डायग्राम। अब ये दोनों एक जैसे नहीं है आपके पास, इन दोनों के ये राइट हैंड साइड है, इस वक्त ये एक जैसे नहीं है, तो सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट ही रहेगा, सही है। ब्लॉक डायग्राम से आप इस तरह से शो करेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम से ये वाला जो है ना, आपको ये जो फोल्डर का अंदर जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन ही मैंने यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि जब आप इसको खोल के पढ़ते हो ना तो आपको याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं इसको और आसानी के लिए कर देती हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ सिस्टम ऑपरेशन, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये सिस्टम का रिफ्लेक्शन दिखाया है मैंने, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकली तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं जैसे हमने पीछे इक्वेशंस की हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यही चीज जो डब्बे के अंदर है वही मैंने आगे दिखा दी है। तो ये कहीं कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो आगे जाके फ्यूचर में जब आप इसको खोल के पढ़ रहे हो, तो इस वजह से मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्या किया है, रिफ्लेक्शन दिखाई है इसकी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए हम इस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको एरो लगा देती हूँ ताकि ये याद रहे, ठीक है। और आपने जरूरी नहीं है कि मुझे ब्लॉक डायग्राम में दिखाना है, आप मुझे मैथमेटिकली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए जो है वो ये इसका ऑपरेशन बाहर दिखाया है यहाँ पे, x माइनस n माइनस k, ठीक है। तो होपफुली कि ये आपको समझ आया होगा कि हमने जो है वो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट कैसे किया है। बेटा जो आप सवाल पूछ रहे थे आपको समझ आ गया, ओके। थैंक यू। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ फिर हमारी क्लास खत्म है। अब ये एग्जांपल आप मुझे बताएंगे, ये इस वाले क्वेश्चन को देख के बताएं मुझे कि ये टाइम वेरिएंट होगा या टाइम इनवेरिएंट होगा। नीचे वैसे मैंने इसका सोल्यूशन किया हुआ है। क्या हो गया, हेलो, आप लोग हैं, चले गए हैं? मैम आप ही बता दें मेरे ख्याल से। अरे आप बताएं ना, मल्टी देखिए, आप इसको जरा नोट करें। हमने पीछे क्या किए हैं, 2-3 एग्जांपल्स की हैं। उन एग्जांपल्स के अंदर हमने सिस्टम का मल्टीप्लायर भी किया है, हमने डिले वाला फंक्शन भी किया है, हमने फोल्डर वाला भी किया है, ठीक है। अब ये अगर देखें तो ये मल्टीप्लायर ही है कि नहीं?
जी और इनपुट इसका एक्स एन ही है, कॉस जो है वो इसका इनपुट नहीं है, वो एक मल्टीप्लाई हो रहा है, कोसाइन फंक्शन जो है वो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया आ रहा है। एक्चुअल इनपुट इसका क्या है आगे पास, एक्स एन ही है। तो आप ये देखें ना, दो ही तो स्टेप परफॉर्म करने हैं। यहाँ आप एक्स एन के अंदर, पहले में आप एक्स के अंदर चेंज करिए, एक्स माइनस एन, तो सिर्फ y चेंज हो रहा है n माइनस के, ठीक है। लेकिन दूसरी दफा आप y को चेंज करिए तो सारे सिस्टम के ऊपर चेंज आ रहा है, n माइनस के कर रही हैं तो पीछे ये भी n माइनस के हो रहा है, ये भी n माइनस के हो रहा है, तो दोनों एक जैसे होंगे? मिस इनवेरिएंट है। हाँ, थैंक यू सो मच। तो आपने क्या किया, सिस्टम को डिस्क्राइब किया पहले, ठीक है, ये वही वाला स्टेप है। उसके बाद आपने इसको क्या किया, इनपुट को चेंज किया। देखिए एक्स के अंदर चेंज आया है, कोसाइन के अंदर चेंज नहीं आया, बकायदा लिखा हुआ है इनपुट को करना है, सिर्फ इनपुट को। तो आपने एक्स के अंदर करना है, हमेशा याद रखिए एक्स ही इनपुट है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, या देखिए फिर आपने आउटपुट के अंदर डिले किया। तो जब आउटपुट के अंदर डिले किया तो दूसरी तरफ सारे एन के अंदर हो गया, और इसी तरह से आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। समझ आई है? जी हेलो जी मिस जी आगे। यस मिस। अच्छा, एक बात अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और पीछे दिखाती हूँ, की हुई है हमने। ये देखें, यहाँ पे जब हमने चेंज किया था ना, ये x था, ये भी x था, ये इक्वेशन देखें, ये xn था, ये xn माइनस 1 था, तो ये दोनों इनपुट थे। तो जब हमने इसके अंदर चेंज किया था तो यहाँ देखें दोनों इनपुट के अंदर चेंज किया हमने, इधर x के अंदर भी हमने n माइनस के किया, इधर भी हमने n माइनस के किया है, ठीक है। आपकी तो आवाज ब्रेक हो गई। पीछे आपने n कॉमा के दिखा, लेकिन जब हम यहाँ आगे कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी उसके अंदर नहीं कर रहे, इसके अंदर नहीं किया हमने, सिर्फ n के अंदर किया, x के अंदर सॉरी किया। और ये मल्टीप्लायर था ये वाला, इसके अंदर ये जो मल्टीप्लायर इसके अंदर भी देखिए हमने नहीं किया, तो हमने सिर्फ x के अंदर किया। तो आप ये याद रखिएगा कि दो ही स्टेप फॉलो करने हैं, एक इनपुट के ऊपर करना है, दूसरा आउटपुट के ऊपर करना है, और उसके बाद कंपेयर कर देना है, ठीक है।